आपने पॉलिटिक्स में आने के लिए कब डिसाइड किया? कॉलेज टाइम से ही या उसके बाद में? मुझे इस समाज की सेवा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा ये प्रयास था कि अगर राजनीति की जाए जी। तो राजनीति से जनता जनार्दन की सेवा ज़्यादा हो सकती है। सर, आपको राजनीति की क्या चीज़ थी जो आपको पॉलिटिक्स में आने के लिए अट्रैक्ट की? पैसा, पावर या फिर लोगों के लिए काम करने का? देखिए, मेरा पहले जो मैंने अभी आपको जवाब दिया, जी, जनता की सेवा मेरी पहली प्राथमिकता रही। जी, पैसा लोगों के पास आता है, पैसा चला जाता है और कटहरी मध्य से ही जिला पंचायत का चुनाव मैं पहले लड़ा था, लेकिन मैं बहुत कम वोटों से चुनाव हार गया। उसके बाद दोबारा मेरी पत्नी चुनाव लड़ी और लगभग 2000 वोटों से वो चुनाव जीतीं। सर, ये आप अम्बेडकर नगर की सीट छोड़ के श्रावस्ती क्यों चले गए? नेता का जब निर्देश होता है, तो जहाँ भी उनका निर्देश होता है, हम लोगों को वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ से राजनीतिक शुरुआत शुरू होती है। जी। आप कह रहे हैं कि बीएसपी ने आपको इतना दिया, फिर भी आपने 2024 में बीएसपी छोड़ क्यों दिया सर? तो बीएसपी मैंने छोड़ा नहीं, मैं श्रावस्ती में बैठा था और श्रावस्ती में ये पता लगा कि पार्टी से आपका निष्कासन हो गया। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती से मैंने प्रयास किया, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। इस नाते मुझे जानकारी नहीं हो पाई कि कारण कौन-सा था, मुझे पार्टी से निकाला गया। आप सर समाजवादी पार्टी में किसके सबसे ज़्यादा क्लोज हैं? अखिलेश जी, शिवपाल या फिर कोई और नेता? देखिए, सारे नेता हमारे बराबर हैं, जी, सबके पद अलग-अलग हैं, क्योंकि आज भी श्रावस्ती जो ज़िला है, वहाँ पर रेल लाइन नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा था रेल लाइन का और मैंने सदन में कम से कम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 से 5 बार, 6 बार मैंने बोला। अब बोलने के बाद आज रेलवे लाइन 2023 में ही 24 में लास्ट पास हो गई थी। ये बिल्कुल सही है कि मैं राजनीति में ग्राम सभा का सदस्य भी नहीं था और सदस्य के बाद जी। हम कहीं भी न चुनाव लड़े उस तरीके से, खाली मात्र वही जिला पंचायत का चुनाव लड़े और जनता का जो आशीर्वाद रहा कि सीधे मुझे लोकसभा लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाय गाइज, आई एम अरिजित राव, वेलकम टू टीपीआरएस। आज के हमारे गेस्ट हैं श्रावस्ती से लगातार 2 बार सांसद राम श्रवण वर्मा जी। सर, सबसे पहले तो आपकी जर्नी से शुरू करते हैं। आपका बचपन कहाँ बीता और फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका अच्छा सवाल है। मैं शुद्ध रूप से गांव का रहने वाला हूं और पूरी पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई थी। मैं अच्छी खेती भी करता था और खेती करना मुझे बहुत अच्छा लगता था और शुद्ध रूप से जो अच्छे अच्छे किसान करते हैं, बड़े किसान करते हैं, उसी तरीके से मैं भी खेती करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता था और गांव में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि प्रदूषण वगैरह से मुक्त जीवन गांव में बीतता है। शहरों में थोड़ा प्रदूषण ज़्यादा होता है, तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि गांव में ज़्यादा समय हम दें। आपने सर अपना कॉलेज और स्कूल कहाँ से किया था? मैं जब मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई तो मेरे गांव में ही प्राइमरी पाठशाला, प्राथमिक विद्यालय जी, में मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद किन्हीं कारणों मैं दूसरी तहसील में भी मेरा एडमिशन हुआ और उसके बाद हमारी पढ़ाई लिखाई का जो रहा, क्योंकि मैं छोटा था तो थोड़ा-सा कभी इस स्कूल में, कभी उस स्कूल में, बहुत छोटा था, लेकिन जी। उसके बावजूद अम्बेडकर नगर में पढ़ाई लिखाई हमारी हुई और अम्बेडकर नगर में ही हमारी पूरी पढ़ाई लिखाई हुई, चाहे हमारी प्राथमिक विद्यालय से लेकर
हाई स्कूल रहा हो, इंटरमीडिएट रहा हो, बीए रहा हो, एलएलबी रही हो, तो हमारी पूरी पढ़ाई लिखाई अम्बेडकर नगर में हुई। आपने पॉलिटिक्स में आने के लिए कब डिसाइड किया? कॉलेज टाइम से ही या उसके बाद में? देखिए, मैं पढ़ता भी था, खेती भी करता था और छोटा मोटा व्यवसाय भी था। मुझे समाज की सेवा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरा ये प्रयास था कि अगर राजनीति की जाए जी। तो राजनीति से जनता जनार्दन की सेवा ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि राजनीति में आने से ये लगता है कि कहीं अगर हम जाते हैं तो उसमें चाहे वो संगठन के माध्यम से, चाहे अपने व्यवहारिक रूप से किन्हीं दूसरे लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सर, आपको राजनीति की क्या चीज़ थी जो आपको पॉलिटिक्स में आने के लिए अट्रैक्ट की? पैसा, पावर या फिर लोगों के लिए काम करने का? देखिए, मेरा पहले जो मैंने अभी आपको जवाब दिया, जी। जनता की सेवा मेरी पहली प्राथमिकता रही। जी। पैसा लोगों के पास आता है, पैसा चला जाता है लेकिन सेवा भाव करना मैं शुरू से हमेशा मुझे अच्छा लगता था दूसरे की सेवा करना, और आज भी मैं उसी तरीके से अपने को, सांसद ज़रूर मैं बना, लेकिन अभी भी मैं सेवा करने का काम ज़्यादा करता हूँ और ये मेरी पहली प्राथमिकता है। सर, जो आज के यूथ पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, आज का युवा जो देश का भविष्य है, जी। सबसे पहले तो मेरा युवाओं से निवेदन है कि वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करें। जी। पहली प्राथमिकता पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, और अच्छी शिक्षा होगी तो बेहतर जीवन होगा। हमारे देश का युवा चाहे वो राजनीति में जा सकता है, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी बन सकता है और अपने देश की सेवा कर सकता है। तो मेरी अपने देश की युवाओं से पहली प्राथमिकता है कि वो शिक्षा ग्रहण करें। जी। उसके बाद जो उनका विचार होता है, जो उनकी सोच होती है, उस सोच की तरफ अपने कदम को बढ़ाएं। सर, जब आप पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, उसके पहले आप कौन से नेता से इंस्पायर होते थे? देखिए, पॉलिटिक्स में आने के बाद ही नेताओं से मुलाकात हुई। जब मैं राजनीति में थोड़ी सी जान पहचान बनाई तो राजनीति में जो छोटे लीडर होते थे, चाहे वो विधानसभा के अध्यक्ष हों, चाहे वो सेक्टर के अध्यक्ष हों, चाहे वो बूथ के अध्यक्ष हों, या सामाजिक रूप से जो राजनीतिक पार्टी के जिले स्तर के लीडर थे, उनसे मेरी जान पहचान हुई। चाहे वो विधायक रहे हों, चाहे वो मंत्री रहे हों। तो इस नाते लगभग अपने ज़िले के नेताओं से, अपने ज़िले के कार्यकर्ताओं से मेरी सबसे जान पहचान थी और लगभग सबको मैं जानता पहचानता था। सर, आप पहली बार जिला पंचायत कटेरी से जीते हैं, तो उस टाइम की पहली बार जीतने की फीलिंग आपकी कैसी थी? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जिला पंचायत का चुनाव पत्नी ने जीता, और क्षेत्र जो मेरा कटेहरी, अम्बेडकर नगर का मैं रहने वाला, और कटेहरी विधानसभा में, कटेहरी ब्लॉक में और कटेहरी मध्य से ही जिला पंचायत का चुनाव मैं पहले लड़ा था, लेकिन मैं बहुत कम वोटों से चुनाव हार गया। उसके बाद दोबारा मेरी पत्नी चुनाव लड़ी और लगभग 2000 वोटों से वो चुनाव जीती। लेकिन क्षेत्र की सम्मानित जनता ने जो प्यार और दुलार दिया था, मुझे बहुत कम वोटों से हार मिली, और हमारी जो पत्नी हैं प्रेमला वर्मा जी, वो लगभग काफ़ी अंतर से चुनाव जीती, और उसी के माध्यम से जनता की सेवा में हम लगे रहे। जी। सर, जिला पंचायत के बाद आप 2019 में सीधा एमपी बने, तो ये इतना बड़ा जंप आप अपनी जो कैरियर है उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, मेरा जो राजनीतिक अनुभव रहा, जी। लगभग ये मान चलिए कि
2005 के पहले लगभग 2000 से ही हमने राजनीति शुरू की। और अभी आपने कहा कि हम किसी भी, ये बिल्कुल सही है कि मैं राजनीति में ग्राम सभा का सदस्य भी नहीं था, और सदस्य के बाद जी हम कहीं भी न चुनाव लड़े उस तरीके से। हाल मात्र हुई जिला पंचायत का चुनाव लड़े, और जनता का जो आशीर्वाद रहा कि सीधे मुझे लोकसभा लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वो भी जनपद अम्बेडकर नगर से नहीं। वो लगभग 2019 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए श्रावस्ती मुझे भेजा गया, और श्रावस्ती से मैंने 2019 की शुरुआत की और वहाँ जीत दर्ज हुई। जी सर, ये आप अंबेडकर नगर की सीट छोड़ के श्रावस्ती क्यों चले गए? देखिए, जब हम लोग किसी पार्टी से राजनीति करते हैं, जी मेरी पहली शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हुई, और बहुजन समाज पार्टी में मुझे भिन्न भिन्न पदों पर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुझे कई जगह मौका भी देने का उन्होंने काम किया, चाहे वो संगठन में रहा हो। जिलाध्यक्ष भी मुझे बहन जी ने अम्बेडकर नगर का बनाया। तो मुझे ये लगता है कि जो नेता होता है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, नेता का जब निर्देश होता है तो जहाँ भी उनका निर्देश होता है हम लोगों को वहाँ जाना पड़ता है, और वहाँ से राजनीतिक शुरुआत शुरू होती है। जी, आप कह रहे हैं कि बीएसपी ने आपको इतना दिया, फिर भी आपने 2024 में बीएसपी छोड़ क्यों दिया सर? नहीं, बीएसपी मैंने छोड़ा नहीं, बहुजन समाज पार्टी मैंने छोड़ा नहीं। मैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, और गठबंधन से मैं जब चुनाव लड़ा 19 में लोकसभा श्रावस्ती की सम्मानित जनता ने मुझे जिताया और सदन में भेजा। जी तो 2024 में अब कारण की मुझे तो जानकारी नहीं हुई, मुझे उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। मैंने जानने का प्रयास भी किया, माननीय बहन जी के पास फ़ोन भी मिलाने का मैंने प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं श्रावस्ती में बैठा था, और श्रावस्ती में ये पता लगा कि पार्टी से आपका निष्कासन हो गया। कुछ हमारे मीडिया के साथी, कुछ मित्र लोगों ने मुझे बताया, तब मैंने देखा तो मुझे लगा कि कारण की जानकारी भी नहीं हुई, कोई नेता ने कोई हमसे पूछा भी नहीं, और उसके बावजूद भी पार्टी से मुझे निकाल दिया गया। तो मुझे लगा कि इसकी मैं जानकारी कर लूं। तो हमने अपने भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती से मैंने प्रयास किया, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। इस नाते मुझे जानकारी नहीं हो पाई कि कारण कौन सा था, मुझे पार्टी से निकाला गया। और मैं पार्टी को छोड़ा नहीं था। जी जब पार्टी ने मुझे निकाल दिया और लोकसभा का चुनाव नज़दीक था, तब मुझे ये लगा कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में ऐसे मंथन करता रहा। तो ये कारण रहा, पार्टी छोड़ा मैंने नहीं, पार्टी ने मुझे निष्कासित किया, और ये जानकारी भी मुझे नहीं मिल पाई कि कारण क्या था। इसके बाद सर आपने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और फिर आप एमपी बने। ऐसा लगता है कि आप किसी भी पार्टी में जाते हैं और जीत आपके पास आ जाती है। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता, जैसे मैं राजनीति 20-25 साल लगभग बहुजन समाज पार्टी मैंने किया था, और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। जी तो चाहे समाजवादी पार्टी या बीएसपी के सारे नेता से मैं परिचित भी था, और सभी लोगों ने मुझे वोट दिया था, दिलाया भी था, और जीत दर्ज कराई थी। तो समाजवादी पार्टी में मैंने प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ना ठीक है, और समाजवादी पार्टी में हमने प्रयास किया, और सीधे मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मैंने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद मैंने प्रयास किया, मैंने उनसे निवेदन भी किया कि अगर सर मुझे समाजवादी पार्टी से आप चुनाव मैदान में श्रावस्ती से उतारेंगे तो मैं जीत दर्ज करके उस सीट को मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत
पहली ही मुलाकात में उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि चुनाव आपको हम लड़ाएंगे। जी। बगैर पार्टी को ज्वाइन किए हुए उन्होंने आश्वासन दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन देने के बाद मेरा टिकट भी फाइनल किया। और मुझे जब सिंबल मिला तो समाजवादी पार्टी, गठबंधन, बीएसपी के भी हमारे सभी कार्यकर्ता, वोटर्स, अदर्स, हर वर्ग, हर समाज के लोग मुझे 2024 में बढ़ चढ़ करके वोट देने का कार्य किया और लोगों से दिलाया भी। तो मुझे लगता है कि मैं समाजवादी पार्टी से जीत हमारी दर्ज हुई और आज मैं समाजवादी पार्टी से राजनीति कर रहा हूँ। जी। आप सर समाजवादी पार्टी में किसके सबसे ज़्यादा क्लोज हैं? अखिलेश जी, शिवपाल जी या फिर कोई और नेता? देखिए, सारे नेता हमारे बराबर हैं जी। सबके पद अलग अलग हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शिवपाल चाचा भी हमारे सीनियर लीडर हैं, राम गोपाल चाचा जी हमारे सीनियर लीडर हैं, डिम्पल भाभी भी मतलब वरिष्ठ नेता हैं। जी। तो हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो मैं बेहतर मानता हूँ कि सारे लोग एक घर के हैं, एक परिवार के हैं। इसमें एक पद होता है और पद की एक गरिमा होती है, तो हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहली बार मेरी मुलाकात हुई और पहले बार में ही उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। इस नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छे नेता हैं, मैं उनकी कितनी भी तारीफ़ करूं जो कम है। सर जैसे आप अभी दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं और आपने जिला पंचायत लेवल पे भी राजनीति की है, वहाँ से आपको क्या सीखने को मिला जो दिल्ली की राजनीति में आपको अलग लगता है? देखिए, राजनीति जो है, चाहे वो ग्राम सभा की राजनीति हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर की हो, चाहे वो जिले स्तर की हो, चाहे वो प्रदेश स्तर की हो या देश स्तर की हो। जी। तो जिस तरीके से भी कोई सांसद बनता है तो देश, भारतवर्ष में एक पहचान बनती है। सभी लोगों से, विभिन्न विभिन्न प्रदेशों के लोगों से मुलाकात होती है और देश के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो मैंने ग्रामीण अंचल प्रदेश में भी मैं ग्राम सभा स्तर पर मैंने नहीं, लेकिन जिला पंचायत स्तर पर मैंने देखा है कि सबका अलग अलग कल्चर है, अलग अलग क्वालिटी है, लेकिन जहाँ जिसका जो पद होता है उसी हिसाब से उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो ग्राम सभा के प्रधान भी क्यों ना हो, जिम्मेदारियाँ सबके ऊपर होती हैं और जिस तरीके से पद होता है उसी हिसाब से उसकी जिम्मेदारियाँ भी छोटी बड़ी होती हैं। सर श्रावस्ती में काफ़ी टूरिज्म का वो हो सकता है वहाँ पे, तो वहाँ उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है? देखिए, श्रावस्ती भगवान गौतम बुद्ध की धरती है, जहाँ उन्होंने अपने जीवन के 24-25 वर्षावास उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और भगवान गौतम बुद्ध की धरती श्रावस्ती मानी जाती है, जो पूरा देश श्रावस्ती को जानता है। और पूरे देश नहीं, विदेश के लोग आते हैं जो भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के श्रावस्ती में जी। मंदिर भी हैं, विदेशों के मंदिर हमारे हैं, काफ़ी संख्या में हैं और काफ़ी विदेशी श्रद्धालु भी जो श्रावस्ती में आते हैं। जी। भगवान गौतम बुद्ध का आज भी जो वट वृक्ष है, पीपल का पेड़, आज भी वो जिंदा है। हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ पूजा पाठ करते हैं। और भगवान गौतम बुद्ध जी एक बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, एक भगवान का उनका रूप था। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा जी। कि अंगुलीमार डाकू नाम सुना होगा। अंगुलीमार डाकू वो सबकी अंगुलियाँ काट करके माला पहनता था जी। और उसे अच्छा लगता था, उसका एक कल्चर था। और भगवान गौतम बुद्ध जी भी उसी जंगल में रहा करते थे। और मुलाकात जब अंगुलीमार डाकू से हुई तो उसने प्रयास किया कि भगवान गौतम बुद्ध की भी अंगुली काट करके हम पहन लें, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध जी ने उनको रोका कि भाई ठीक है, आप काटो, आपका कल्चर है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी थोड़ी सी बात आप सुन लो। जी। तो अंगुलीमार डाकू ने भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को सुना और उन्होंने कहा भी, जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है,
लोग बताते हैं वहाँ के, उन्होंने इस बात को कहा कि भई आप तमाम लोगों की अंगुलियों को काट करके माले के रूप में आप पहनते हो, कितने लोगों का नुकसान आपने किया है, कितनी जीवात्मा जो जो मनुष्य है, आप उनकी अंगुली को काट करके माला पहनते हैं, तो वो आपको कितना श्राप देते होंगे, कितनी गालियाँ देते होंगे। तो ये बहुत अच्छा कार्य नहीं है। आप अच्छा कार्य करिए जिससे आपका नाम आगे बढ़े और आपका नाम देश में लिया जाए। और वहीं जब भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया तो अंगुलीमाल डाकू ने भगवान गौतम बुद्ध की विचारों को समझा और समझ करके उसी दिन से उन्होंने छोड़ दिया। और आज भगवान गौतम बुद्ध का जो उपदेश था उसको माना गया, और मानने के बाद अंगुलीमाल डाकू ऐसे लोग भी आगे बढ़ने का काम किए। जी। श्रावस्ती में सर ऐसी 3 सी प्रॉब्लम कौन सी है सबसे बड़ी, जो आप अभी सॉल्व करना चाहते हैं उसको? एक तो बाढ़ की सबसे बड़ा इशू है वहाँ पे, और दूसरा वहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, और ऐसे कौन से इश्यूज है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं वहाँ के? देखिए, मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि जब 2019 में श्रावस्ती में मैं गया जी। और श्रावस्ती की देवतुल्य जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना जनप्रतिनिधि बनाया, चुनने का काम किया, तो सबसे पहला मुद्दा रेलवे का था। जी। क्योंकि आज भी श्रावस्ती जो ज़िला है वहाँ पर रेल लाइन नहीं है, तो सबसे बड़ा मुद्दा था रेल लाइन का। और मैंने सदन में कम से कम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 से 5 बार, 6 बार मैंने बोला। अब बोलने के बाद आज रेलवे लाइन 2023 में ही 24 में लास्ट पास हो गई थी, और पास होने के बाद आज वहाँ पर रेलवे की ज़मीन एक्वायर हो रही है, किसानों को पैसा दिया जा रहा है, और 240 किलोमीटर रेल लाइन पास हुई। जी। खलीलाबाद से लेकर के श्रावस्ती तक, बहराइच तक पास हो गई है, काम चल रहा है। तो हमें लगता है बड़ा मुद्दा हुआ जो साल हुआ। जी। और हमने बहुत ही प्रयास किया, सरकार के सामने हमने मांग अपनी रखी, और ये बहुत बड़ा कार्य हुआ श्रावस्ती के लिए, जो श्रावस्ती की रेल लाइन की शुरुआत हो गई है। जी। दूसरा, शिक्षा का क्षेत्र रहा। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय वहाँ 2-2 हैं, दोनों ज़िले में 2-2 हैं। एक केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय दूसरे विद्यालय पर बलरामपुर में, दूसरा श्रावस्ती में केंद्रीय और नवोदय, जहाँ पर 40-40 सीटें हुआ करती थीं। हमने उसको प्रयास किया संबंधित मंत्री से, और मेरी बात को माना गया, और उस जनपद में अब दोनों केंद्रीय, दोनों नवोदय में 40 सीटों को बढ़ा करके 80 सीटें की गई। ये भी एक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कार्य रहा है। इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं। जी। लेकिन मैं आपके चैनल को बताऊंगा तो कई घंटे लगेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें रही हो। 400-450 किलोमीटर हमने पिछली बार बनवाया था, दोबारा हमारी सड़कें पास हो गई हैं, काफ़ी संख्या में पास हुई हैं। रिंग रोड हमारे यहाँ भारत सरकार से बन रहा बलरामपुर में। मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बन करके तैयार हो गया, अभी चालू होना है, उसमें कुछ काम बाकी है, बिल्डिंग का अधूरा है, वो बन रहा है। तो इस तरीके से तमाम ऐसे बड़े बड़े कार्य जो विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय के नाम से जो गोंडा में चला गया था, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने पत्र लिख करके भेजा, और पुनः वो बलरामपुर में माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय बन रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े कार्य बहुत हैं। अगर मैं आपके चैनल को बताऊं, मथुरा घाट का पुल है, तमाम ऐसे हैं। तो अगर ये आपके चैनल कई घंटों लगेंगे, तो काफ़ी विकास हुआ श्रावस्ती बलरामपुर का, विकास हो भी रहा है। सर, ऑपोजिशन एमपी होने के नाते पार्लियामेंट में सबसे बड़े चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है? देखिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब हम लोग अपनी सदन में अपनी बात को रखते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं, अपने नेता से भी सिफारिश करते हैं कि भाई क्षेत्र की बात को हमें रखना है, और क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश की बात को हम लोग रखते हैं। क्योंकि जो परिस्थितियाँ पूरे देश की हैं, हम सभी लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता की अपेक्षाएं होती हैं कि हमारा सांसद सदन में हमारी बात को रखे। तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि सदन में अपनी बात को हम रखेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा,
और क्षेत्र की सम्मानित जनता भी खुश होगी कि हमने अपने जनप्रतिनिधि को जो चुना वो खरा उतरने का प्रयास कर रहा है। जी, पॉलिटिक्स में सर अगर मैं बात करूं, आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था? देखिए, राजनीति में भिन्न भिन्न प्रकार से हैं। हमें लगता है कि जिस तरीके से हम लोग राजनीति में आते हैं तो सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो जनता का रहता है, और जनता ही मालिक है। जनता की ताकत जो मेरे पास आती है तो उसी जनता की ताकत को हम लोग, जो जनता की आवाज़ है, उस आवाज़ के माध्यम से, चाहे वो विकास कार्य हो, चाहे क्षेत्र में भाईचारे का हो, हम लोग पूरा खरा उतरने का प्रयास करते हैं। और ये आशा करते हैं कि जिस तरीके से जनता का जनमत जब मिलता है तो चाहे किसी की सरकार भी बन जाती है, अगर जनता का समर्थन ना मिले तो कोई राजनीतिक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मेरा मानना है कि जनता सर्वोपरि है और जनता की ताकत देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जी सर, आपके टॉप 3 लीडर्स कौन कौन से होंगे समाजवादी पार्टी के अलावा? देखिए, लीडर जो हम जहाँ से राजनीति करते हैं, सबसे बड़े लीडर तो हमारे वही हैं। जी, बाकी जो लीडर हम लोगों की बात सुनता है, हम उसको मानते हैं कि अच्छा है, चाहे वो विकास से संबंधित हो, चाहे वो देश के विकास की बात हो। जो योजनाएं हम लोग सरकार के पास ले जाते हैं, क्षेत्र के विकास से संबंधित, देश के विकास के संबंधित, तो हम लोग मानते हैं कि अगर हमारा कार्य होता है, हमें हमारी बात को सुना जाता है, हमारे क्षेत्र में विकास योजनाएं जाती हैं, तो हम लीडरों को अच्छा मानते हैं। अगर आप उनमें से किसी का नाम लेना चाहें, वो कौन से होंगे? अब हमने सबको कहा, भाई जब जो सुनेगा वही अच्छा होगा। जी, थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए अपना। चलिए, धन्यवाद।